हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगेन स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तैयारी जेआरएफ की लेक्चर 8 और आज का टॉपिक है 20 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पार्ट 2 है ये। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1, जिसमें हमने डिस्कस किए थे 25 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ पब्लिक फाइनेंस या फिर पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं। ठीक है, लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको पता लग जाएगा। अगर आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या केवीएस पीजीटी कर रहे हो या फिर डी ट्रिपल एस बी का जो एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हो तब भी बेनिफिशियल है। और पीजीटी इकोनॉमिक्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये तो बेनिफिशियल है ही है। ठीक, चलिए। तो अगर यूपी पीजीटी का बैच आपने ज्वाइन करना है, कुछ बच्चे रहते थे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है, तो सेपरेट आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए एक न्यू बैच अनाउंस किया है 5 जुलाई से। ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट है तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो चलिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं थ्योरीज। ठीक है, थ्योरीज पे ज़्यादा ये सेशन रहने वाला है क्योंकि थ्योरीज में से भी कुछ क्वेश्चंस आते ही हैं। तो सबसे पहले काफ़ी इजी थ्योरी है और बहुत बार ये थ्योरी आती ही है, तो आंसर आपके माइंड में इंडिकेट कर गया होगा कि इसमें राइट आंसर क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इंस्पेक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट इन पब्लिक एक्सपेंडिचर आर एट्रीब्यूटेड टू। ठीक है, ये तीनों ही जो कॉन्सेप्ट हैं किस थ्योरी से रिलेटेड हैं। ऑप्शंस में यहाँ पे 1 बाय 1 पढ़ूंगा नहीं क्योंकि आप लोग थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लेवल तक जानते ही हैं। ठीक है, चलिए। तो जो राइट आंसर है इसका दैट इज गिवन बाय टी पीकॉक एंड जैक वाइसमैन। ठीक है, पीकॉक वाइसमैन हाइपोथेसिस हम इसको बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि है क्या। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है जो जो लोअर लेवल ऑफ टैक्सेस होते हैं, लोअर लेवल ऑफ टैक्सेस से हायर लेवल ऑफ टैक्सेस पे जो इकोनॉमी मूव करती है तो इकोनॉमी हायर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर भी करती है। तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है लोअर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड लोअर लेवल ऑफ टैक्सेस से हायर लेवल ऑफ टैक्सेस एंड हायर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर। इंस्पेक्शन इफेक्ट होता है जो भी डिस्टर्बेंसेस आए थे पहले और जो भी डिस्टर्बेंसेस की कॉजेज थे जो पहले हमने निगलेक्ट कर लिए थे, अब उनको हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनको ढूंढ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, उनका फाइंड आउट करके उनका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट होता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ है ज़्यादा होती हैं स्टेट गवर्नमेंट की एक्टिविटीज से। ठीक है, तीनों ही कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल आ सकते हैं और तीनों ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल सुपर श्योर वाला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी भी सेंस में कहीं भी आपको रिपीटेड मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सेलिगमैन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 मेन प्रिंसिपल ऑन विच द बेसिस ऑफ विच revenue sources such as taxes should be divided between different layers of government। ठीक है, सेलिगमैन के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट में जो टैक्सेस, ठीक है, जो डिफरेंट लेयर ऑफ गवर्नमेंट में टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो कौन कौन से इसमें 3 प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जो सेलिगमैन ने दिए हैं। ठीक, सो हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जो भी आपका आंसर है उसको कमेंट कर देंगे। तो 3 प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे? सो 3 प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, प्रिंसिपल ऑफ सुटेबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ एडेक्वेसी। ठीक है, तो एफिशिएंट होना चाहिए टैक्सेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद सुटेबल होना चाहिए एंड एडेक्वेट होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट द शेयर ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टेंड टू एक्सपेंड। कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब जो गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, उसी से क्या हो रही है, जीडीपी या फिर जो इकोनॉमी है वो ट्रेंड कर रही है आगे की तरफ। ठीक है, अब ये थ्योरी आपके माइंड में स्ट्रक कर गई होगी। देखिए, केंजियन लॉ तो हो नहीं सकता क्योंकि पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड है और केंज ऐसी बात करता भी नहीं है। ठीक है, स्मिथ की थ्योरी तो वैसे ही नहीं है, ब्रेटन वुड वैसे ही नहीं बनता। तो एक थ्योरी बनती है यहाँ पे वैगनर्स लॉ, जिसमें वैगनर्स कहते हैं कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी में वो ज़्यादा होना चाहिए ताकि इकोनॉमी बूस्टअप करे। चलिए, नेक्स्ट। अ थ्योरी डेवलप्ड बाय ए लर्नर during the World War II that seeks to eliminate economic insecurities through government interventions in the economy is generally referred as। ठीक है, कौन सा फाइनेंस दिया है कॉन्सेप्ट? ए लर्नर ने। तो इतनी बड़ी थ्योरी आपको पढ़ने की वैसे भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए जो कॉन्सेप्ट है, कौन सा फाइनेंस दिया हुआ है ए लर्नर ने। ठीक है, अब्बा लर्नर ने। सो माइक्रो फाइनेंस, हेट्रोडॉक्स फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस एंड फंक्शनल फाइनेंस आपकी माइंड में इंडिकेट कर गया होगा क्योंकि लर्नर के साथ साथ एक प्रोफेसर और है जो इससे जुड़े हुए हैं, दैट इज फंक्शनल फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, वो है केंज। ठीक है, केंज का नाम भी आता है क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा इफेक्टिव डिमांड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड कंडीशन कौन सी है, एक बार फटाफट कमेंट करेंगे। इफेक्टिव डिमांड किससे 2 कंडीशन से बनता है? ठीक,
सो दैट इज फंक्शनल फाइनेंस। देखते हैं कि फंक्शनल फाइनेंस में होता है क्या है। देखिए फंक्शनल फाइनेंस में क्या होता है, इट इज टोटली रिलेटेड विद फिजिकल पॉलिसी और एफिशिएंट फिजिकल पॉलिसी। वर्ड यहाँ अगर यूज कर दें एफिशिएंट फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में 3 मेन पिलर्स होते हैं, 3 मेन चीजें हैं वैसे, दैट इज टैक्सेशन एफिशिएंट होना चाहिए, उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट की बोरोइंग है वो एफिशिएंट होनी चाहिए, और गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, ठीक है, ये एफिशिएंट होनी चाहिए। तो फंक्शनल फाइनेंस में इसी के बारे में बात की गई है कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है, और तो इसीलिए कि हम टैक्सेशन एफिशिएंट होना चाहिए, बोरोइंग एंड स्पेंडिंग, ठीक है, उसी को वो बोलता है फंक्शनल फाइनेंस दैट इज गिवन बाय ए लर्नर। और कई बार हम लोग नेम इसमें शामिल कर देते हैं केंज का भी, बिकॉज दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन इफेक्टिव डिमांड, और इफेक्टिव डिमांड 2 कंडीशन से बना हुआ है, यहाँ पे AD इक्वल टू AS, 2 कंडीशन बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज नॉट प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर फिंडले सिरास। ठीक है, फिंडले सिरास का जो कॉन्सेप्ट है ये यूजीसी नेट में 1 या 2 बार पहले भी पूछा जा चुका है कि उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, कैनन्स ऑफ एक्सपेंडिचर उन्होंने दिया था, तो कौन सा इसमें से कैनन्स ऑफ एक्सपेंडिचर, दैट इज कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर या फिर प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कौन सा नहीं है। सो दैट इज कैनन्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्शन, मैक्सिमम सोशल बेनिफिट एंड सर्टेनिटी। ठीक है, कौन सा नहीं है ये बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन लर्न कर लेना, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज कैनन्स ऑफ सर्टेनिटी, ये जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी ये तीनों जुड़े हुए हैं प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर से, दैट इज गिवन बाय फिंडले सिरास। ठीक है, अब इनका सीक्वेंस देख लेते हैं कि सीक्वेंस क्या है। कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हम करते हैं कॉन्सेप्ट, तो इसका सीक्वेंस है। ठीक है, तो सीक्वेंस याद रखना, कैनन्स ऑफ बेनिफिट, कैनन्स ऑफ इकोनॉमी, कैनन्स ऑफ सैंक्शन एंड कैनन्स ऑफ सरप्लस। ठीक है, एक शॉर्ट में अगर आप ट्रिक याद करना चाहो सो दैट इज बेसासु, मीन्स BESASU। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Who among the following propounded the law of increasing state activity? Again, it is very easy question. मुझे लगता है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की और ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लगेगा। सो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट, स्टेट का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा फास्ट रेट से बढ़नी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट किसका था। ठीक है, तो स्टेट एक्टिविटीज़ बढ़नी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादा बढ़नी चाहिए, दैट इज गिवन बाय वैगनर। ठीक है, वैगनर हाइपोथेसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इस टाइप के क्वेश्चन PGT लेवल में काफ़ी पूछे जाते हैं कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स और इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहाँ, बायर्स पे या सेलर्स पे कब ज़्यादा आएंगे या कब कम आएंगे। सो द होल इंसिडेंस ऑफ सेल टैक्स विल बी ऑन द बायर्स व्हेन। ठीक है, तो बायर्स पे इंसिडेंस आ रहा है, तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं बायर्स के पास या तो अपॉर्चुनिटीज़ कम है या फिर उसके पास सब्सटीट्यूट अवेलेबिलिटी कम है, या तो उसको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए जिस रेट पे टैक्स इम्पोज हुआ है। ठीक है, तो उस केस में क्या है, बर्डन आएगा बायर पे। बर्डन क्यों आएगा, क्योंकि बायर को वो चीज़ चाहिए, उसकी डिमांड होनी चाहिए इनलास्टिक, मतलब उसके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, वो चीज़ चाहिए। अगर उसका टैक्स लगेगा भी उस पर, तो टैक्स लगने से प्राइस बढ़ेगा और वो बड़े प्राइस पे भी उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा, बिकॉज उसकी जो डिमांड है उस गुड्स के लिए वो इनलास्टिक है। ठीक, तो इसमें अब लोग अभी तक जो आपका जो राइट आंसर है वो फाइंड आउट आपको हो चुका होगा। ठीक है, कमेंट करेंगे पहले, फिर हम लोग राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। So that is the demand for the commodity is perfectly inelastic. ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ होल इंसिडेंस, अगर पार्शली पूछा होता तो इसमें से जो मॉडरेट इलास्टिक है दैट इज या मॉडरेट इनइलास्टिक है वो चल जाता। ठीक है, इसमें होल ही पूछा हुआ है, होल, तो द डिमांड फॉर द कमोडिटी इज परफेक्टली इनइलास्टिक विल बी राइट आंसर। अब उसको कमोडिटी चाहिए ही चाहिए, या अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स की नहीं है, अगर उसका प्राइस बढ़ता भी है तो भी जितना भी टैक्स से प्राइस बढ़ा है उसका वो सारा बर्डन कौन बियर करेगा, बायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज कंसर्न्ड विद मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ठीक है, इसमें सेलिगमैन, इसमें कई बार क्या है, मस्ग्रेव का नाम भी आता है, डेल्टन का नाम भी आता है, पिगू का नाम भी जुड़ा हुआ है, तो अलग अलग प्रोफेसर ने अलग अलग डेफिनेशन दी है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की। ठीक, अब ये मैक्सिमम सोशल एडवांटेज ओरिजिनली ये थ्योरी किसने दी है, ये थोड़ा सा कमेंट करेंगे कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज गिवन बाय हूम। ठीक है, इसमें नेम डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के जुड़े हुए हैं। चलिए, तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज डील्स विद टैक्सेशन ओनली, पब्लिक एक्सपेंडिचर ओनली, पब्लिक डेप्ट ओनली, या फिर बोथ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। चलिए हम लोग चलते हैं राइट आंसर की तरफ।
सो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज बोला हुआ है, तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कहाँ बनेगा, जहाँ पे दैट इज मार्जिनल बर्डन, या फिर ये कह लो कि मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल डिसयूटिलिटी एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी आपको तब मिलेगी जब आप एक्सपेंडिचर हो रहा है, गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर कर रही है तो यूटिलिटी मिल रही है, और डिसयूटिलिटी कब मिल रही है, जब आप पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो जब आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो आपको फायदा हो रहा है। ठीक है, और जब टैक्सेशन लगाए जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा दुख हो रहा है, डिसयूटिलिटी हो रही है। तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज में ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं, तो दोनों की इसमें स्टडी होती है, टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। चलिए नेक्स्ट वन, सिटोस्की पैराडॉक्स इज एसोसिएटेड विथ, सिटोस्की पैराडॉक्स। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट किया है तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट आया होगा, हिग्स काल्डोर कॉन्सेप्ट। ठीक है, हिग्स काल्डोर कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक आया माइंड में, क्योंकि वो किसकी थ्योरी है, वो वेलफेयर की थ्योरी है, हिग्स काल्डोर की थ्योरी का एक कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी है सिटोविस्की। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी, इसलिए इसको हम बोलते हैं डबल क्राइटेरियन सिटोविस्की अप्रोच, या सिटोविस्की अप्रोच या डबल क्राइटेरियन ये भी बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज रिलेटेड विद वेलफेयर इकोनॉमिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज प्रेजेंटेड बाय द मसग्रेव इज बेस्ड ऑन, अगेन वही क्वेश्चन है, फिर वही दोबारा वही क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल राइट होना चाहिए। ठीक है, गलत होना ही नहीं चाहिए। फटाफट कमेंट करेंगे, लाइव चैट बॉक्स जो है वो ओपन है, कमेंट करेंगे कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। बिल्कुल इजी है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्जिनल डिसयूटिलिटी एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए, तो ये बेस्ड है मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल डिसयूटिलिटी के। ठीक है, सो दैट इज बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट सजेस्टेड इम्पोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर टैक्स, यहाँ पे मेन क्वेश्चन है दैट इज फर्स्ट सजेस्टेड। ठीक है, सजेस्ट किसने किया था, ये है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, कई बार ये क्वेश्चन आता है सजेस्ट किसने किया था, और कई बार ये क्वेश्चन आया था इंट्रोड्यूस किसने किया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो सजेस्ट वाला तो यूजीसी नेट में ऑलरेडी पूछ चुका है कि सजेस्ट किसने किया था, ठीक है, और कब किया था एक्सपेंडिचर टैक्स। सो जो ये राइट आंसर इसका है, माइंड में स्ट्रक कर गया होगा आपके। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर देखे हुए हैं अपने यूजीसी नेट के, तो इजिली माइंड में स्ट्रक कर जाएगा, दैट इज गिवन बाय या सजेस्टेड बाय निकोलस काल्डोर, और जो टाइम पीरियड था वो था 1956। ठीक, नाउ क्वेश्चन आपको एक मोल्ड होकर आ सकता है कि हु इंट्रोड्यूस इट फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस किसने किया, एक्सपेंडिचर टैक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय टी कृष्णमाचारी। ठीक है, टी कृष्णमाचारी ने, देन फाइनेंस मिनिस्टर थे तभी इन 1957। ठीक है, उसके जस्ट एक साल बाद, और उसी के बाद जस्ट 1962 में ये अबॉलिश हो गया था, मोरारजी देसाई ने इसको अबॉलिश कर दिया था, और अगेन इसको वापस लाया गया 1964 में। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन यहाँ ये था, इंट्रोड्यूस किसने किया, टी कृष्णमाचारी, बट हु सजेस्टेड, काल्डोर। ठीक है, दो क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, द सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशनशिप इन इंडिया गाडगिल फॉर्मूला इज यूज्ड टू, आपने देखा होगा कि गाडगिल फॉर्मूला इज यूज्ड इन विच 5 ईयर प्लान। ठीक है, आपने देखा होगा गाडगिल फॉर्मूला, या फिर कई बार आ जाता है क्वेश्चन गाडगिल योजना। ठीक है, गाडगिल योजना रिलेटेड विद विच 5 ईयर प्लान, कब इंट्रोड्यूस किया गया था ये, जो मेन आंसर आपका होगा दैट इज थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। मेन जो एम था इसका वो क्या था, फटाफट बताएंगे कि मेन एम क्या था। ठीक, ऑप्शंस वन बाय वन सारे नहीं पढ़ूंगा, टाइम वेस्ट होता है, तो जो राइट ऑप्शंस है वो आप लोग कमेंट करेंगे, या हम लोग डायरेक्टली चलते हैं राइट आंसर की तरफ। सो दैट इज डिवीजन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, जो मेन इसका मेन मोटिव था, 1962 में वॉर हुए थे, और 1965 में अगेन वॉर हुआ, तो उस वॉर से जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल शेक हो चुकी थी। ठीक है, स्टेट जितने भी स्टेट थे वो कई में भुखमरी आ गई थी, तो फाइनेंस प्रॉपर नहीं पहुंच रहा था, तो इन्होंने क्या किया, गाडगिल योजना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर कह दो डिवीजन ऑफ टैक्सेस, टैक्स रेवेन्यू अमंग डिफरेंट स्टेट्स। ठीक, सो दैट इज जो ए दैट इज करेक्ट आंसर है। तो गाडगिल योजना के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, जीएसटी कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेस्ड ऑन। ठीक है, जो जीएसटी है आपका किसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं इट इज अ मल्टी स्टेज टैक्स। ठीक है, तो इसमें एक
जीएसटी जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? डेवलपमेंट, डिविडेंड, डेस्टिनी या फिर डेस्टिनेशन? बहुत इजी क्वेश्चन है, माइंड में स्टक कर गया होगा। दैट इज इट इज बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन होता है फाइनल जहां ये कंज्यूम हो रहा है। ठीक, चलिए दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। एक होता है ओरिजिन बेस्ड टैक्स, दूसरा होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी जो है वो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो ओरिजिन बेस्ड टैक्स होता है जब टैक्स लगता है प्रोडक्शन पे, दैट इज वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स वो होता है जहां पे, जिसको हम बोलते हैं कंजप्शन टैक्स भी। ठीक, दैट लिवाइड वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड, जहां पे वो कंज्यूम्ड हो रही है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्या है? ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। Okay, question number 15. The relationship between the number of unfilled unfilled job vacancies and the number of unemployed workers is described by. ठीक है, ये प्रिंसिपल वैसा ही इंपॉर्टेंट है जैसे लेफर कर्व वगैरह हम लोग करते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही ये थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके बीच का रिलेशन है? अनफुलफिल्ड, दैट इज अनफिल्ड जॉब वैकेंसीज एंड अनएम्प्लॉयड वर्कर्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट किसने दिया है ये बताना है। चलिए एक बार हम लोग पहले स्टडी कर लेते हैं कि है क्या, फिर देखते हैं ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जॉब वैकेंसी रेट, वाई एक्सिस जॉब वैकेंसी रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्स एक्सिस पे। तो जैसे ही यहाँ पे ये कर्व है, ठीक है, जैसे लर्निंग कर्व बनती है वैसे ही कर्व है, तो जैसे ही जॉब वैकेंसीज कम होंगी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, या फिर जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो जॉब वैकेंसीज कम होंगी, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो जो ये वाला फेस है इसमें हम एक्सपेंशनरी पीरियड कह सकते हो, और जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगा दैट इज रिसेशनरी या फिर रिकवरी पीरियड। ठीक, सो दैट इज कॉन्सेप्ट गिवन बाय द बेवरेज कर्व हम इसको बोलते हैं। ठीक है, बेवरेज ने कॉन्सेप्ट दिया, इसको हम बोलते हैं बेवरेज कर्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट? ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट इन दोनों का डिस्टिंग्विश कर लेना, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पीजीटी लेवल। पीजीटी लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आएंगे, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक, तो कौन सा कैपिटल रिसिप्ट है, कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट है? तो कैपिटल रिसिप्ट एक बार पहले ही सुन लो, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी। ये असेट्स जो है आपकी असेट्स को डाउन कर देती है, और लाइबिलिटी जो है आपकी लाइबिलिटीज को बढ़ा देती है। ठीक, तो कैपिटल रिसिप्ट, सो इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन द लोन्स, ये टोटली किस पे आ जाता है? ये रेवेन्यू रिसिप्ट में है। डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स, ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक, जितनी बोरोइंग होती है वो किस में आती है? कैपिटल रिसिप्ट में आती है। एंड सेलिंग ऑफ पीएसयूज टू प्राइवेट, तो जितना भी मतलब जिसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, वो भी पार्ट होता है, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट का। ठीक, तो ये दो कैपिटल रिसिप्ट जा रहे हैं, तो कैपिटल रिसिप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेना। और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है? कैपिटल को हमने बेच दिया है, उसके बदले रिसिप्ट लिए हैं। ठीक है, हमारे पास कोई पूंजी थी, हमारे पास कोई एक फैक्ट्री थी, हमने इसको बेच दिया है, उसके बदले जो मनी रिसिप्ट की है उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। तो ये असेट्स को तो आपके डाउन कर देगा, असेट्स तो आपकी बिक गई। और कई बार क्या होता है, बोरोइंग हम लेते हैं, ठीक है, मार्केट से बोरोइंग लेते हैं तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि असेट्स डिक्रीज होंगी, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, क्या होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछते हैं। सो 3 और 4 इसमें जो है बिल्कुल राइट है, दैट इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अरेंज द फॉलोइंग इंडेक्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, अगेन जो इस टाइप के इंडेक्स हैं, ये इंडेक्स डिफरेंट इंडेक्स, इनके डेट्स याद कर लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस यूजीसी नेट में काफ़ी बार रिपीट होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे नंबर 1 है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। तो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जो है 2010 में आया था, और ह्यूमन पावर्टी इंडेक्स 1997, इसके ईयर से याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद कैपेबिलिटी पावर्टी मेजर्स 1990, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ PQLI, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मॉरिस की थ्योरी PQLI कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और HDI इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा कमेंट करेंगे कि HDI का इंडिया में, दैट इज इंडिया का HDI में रैंकिंग क्या है और उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, कई बार वैल्यू पूछ लेता है, रैंकिंग भी पूछ लेता है। ठीक, एंड इट इज़ गिवन बाय होम, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है ये। किसने दिया था, अभी वैल्यू कितनी है, और रैंकिंग क्या है करेंट। ठीक है, तो अगेन दैट इज 1990। ठीक, जो क्रोनोलॉजी बनती है हमारी, तो D और C ये 1990 पे हो गए। ठीक है, मतलब इन दोनों में से एक होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज C, तो C वाला बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक, तो फिर उसके बाद B, उसके बाद A। तो जो
नंबर 1 पे है वो, दैट इज वो करेक्ट है सीक्वेंस। चलिए एक बार आंसर दे दीजिए कि रैंकिंग क्या है, वैल्यू कितनी है, और दिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय होम। ताकि जो कमेंट में और भी बच्चे देखेंगे, सो दैट मीन दे विल ऑल्सो लर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, टैक्सेस इन लिस्ट 1 ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड। आपको पता होगा जो 7th शेड्यूल था, ठीक है, 7th शेड्यूल में लिस्ट वन में जितने भी टैक्सेस थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। और जो लिस्ट 2 में टैक्सेस हैं वो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन से टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं लिस्ट 1 में। सो दैट इज टैक्स ऑन कंजप्शन एंड सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ न्यूज़पेपर एंड एडवर्टाइजमेंट, एंड टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट, एंड ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन टू प्रॉपर्टी, मतलब जिसको हम बोलते हैं डेथ ड्यूटी, ठीक। तो राइट आंसर क्या है इसमें फटाफट कमेंट करेंगे कि कौन कौन से टैक्सेस लिस्ट 1 से जुड़ी हुई है, ठीक है, वो आपको बताना है कि लिस्ट 1 से कौन कौन से टैक्सेस जुड़े हुए हैं। चलिए पहले हम एक बार स्टडी कर लेते हैं कि लिस्ट 1 में कौन से टैक्सेस हैं वाकई। देखिए यहाँ पे जो 12 आइटम्स ऐसी हैं या 12 टैक्सेस ऐसे हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है, ठीक है। खैर कुछ टैक्सेस अपने पास प्योरली अपने पास रखती है, कुछ टैक्सेस शेयर कर देती है, ठीक। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स इनको अलग अलग बांटा हुआ है, तो इसको एक बार पढ़ लेना आप लोग थोड़ा वीडियो पॉज करके, ठीक है। कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्सेशन ऑन कैपिटल वैल्यू, 3 ये हो गए। फिर उसके बाद 4 टैक्सेस ये हो गए, अलग अलग कैटेगरीज में बांटा हुआ है, ठीक। टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर, ड्यूटीज ऑन टबैको, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, एंड टैक्सेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और टर्मिनल टैक्सेस, सक्सेशन ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटी, और उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी ऑन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, एंड एक्सरसाइज दैट इज एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिकल एंड मिक्स ड्रग्स मेडिसिन। ये 12 टैक्सेस ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है, ठीक। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ न्यूज़पेपर एंड एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यू, एंड ड्यूटीज दैट इज सक्सेशन ड्यूटीज, ठीक है। तो फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। अब इसके साथ साथ एक चीज और देख लीजिए कि रेवेन्यू पावर्स ऑफ द स्टेट लिस्ट 2 में कौन कौन से टैक्सेस हैं। ये सब जो जितने भी टैक्सेस हैं ये है लिस्ट 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। काफी इजी क्वेश्चन है। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन ऑलरेडी हो चुका है, कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर अभी हम लोग डिस्कस करके हटे थे, ठीक है। इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड बेनिफिट रिसीव अप्रोच, इन दोनों में मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आपको पता होगा, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन में 4 कैनन्स दिए थे, वो दिए थे दैट इज एडम स्मिथ ने, ठीक। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर आप लोग ऑलरेडी पता है, दैट इज 3, सो दैट इज 2 and 3। उसके बाद इफेक्टिव इंसिडेंस ऑफ टैक्स यूके हिक्स, एंड उसके बाद बेनिफिट रिसीव्ड प्रिंसिपल ये हो गया रिक लिंडाल, ठीक। सो जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ओके लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, प्लान स्ट्रेटजी ऑफ प्लान, ठीक है। कौन सा प्लान इसमें मैच नहीं करता। 11th प्लान इंक्लूसिव ग्रोथ, 2nd प्लान हैवी इंडस्ट्री ग्रोथ, 3rd प्लान बैलेंस ग्रोथ, एंड 8th प्लान बेसिक नीड्स, ठीक है। कौन सा इसमें से मैच अच्छी तरह से नहीं करता वो बताना है। चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। जो मैच नहीं करता वो है 8th प्लान, ठीक है। बेसिक नीड लिखा हुआ है, लेकिन बेसिक नीड्स प्रोग्राम किससे जुड़ा हुआ है, कौन से 5 ईयर प्लान से जुड़ा हुआ है, फटाफट कमेंट करेंगे कि कौन से 5 ईयर प्लान से जुड़ा हुआ है, ठीक। सो ये जुड़ा हुआ है 5th 5 ईयर प्लान से, ठीक है, बेसिक नीड्स प्रोग्राम। तो 8th प्लान के मेन एम थे वो थे, आपको पता ही था कि 1990 से 1992, ठीक है, ये 2 साल में 1 ईयर के प्लान आए थे क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस थे, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस थे। सो इसमें इकोनॉमी को बूस्टअप करना था, उसके बाद मॉडर्नाइजेशन करना था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना था, पॉवर्टी रिडक्शन था, सेल्फ रिलायंट ऑन डोमेस्टिक रिसोर्सेज। तो ये मेन टारगेट थे 8th प्लान के, ठीक है, दैट इज 1992 to 1997। चलिए तो टोटल कुल मिला के ये थे 20 क्वेश्चंस जो रिलेटेड थे आपके पब्लिक इकोनॉमिक्स या पब्लिक फाइनेंस से। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 25 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड,
पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1, फिर करेंगे पार्ट 2। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 25 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के। ठीक है, बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।